हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम जो है बात कर चुके हैं ज्योग्राफी की परिभाषाओं के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम ब्रह्मांड को अपरिवर्तनशील इकाई के रूप में समझा जाता था, जो कि आदि एवं अनंत काल से अनंत दूरी तक विस्तृत अपने मौलिक स्वरूप को बनाए हुए है। इसका मतलब ये है कि पहले ब्रह्मांड को हम कैसे मानते थे कि ये ब्रह्मांड है, बस ऐसा ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ये जैसा था स्टार्टिंग में वैसा ही अभी भी है। लेकिन 1920 में एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता आते हैं, एडविन हब्बल। ठीक है, वो देते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत, और उसमें बताते हैं कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है निरंतर रूप से। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ले लिए आप। ठीक है, इसमें आपको अभी हवा नहीं भरनी है, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट बना दीजिए। ओके, लेकिन जब इसके बाद आप इसमें जब हवा भरेंगे तो ये गुब्बारा फूल जाएगा, और ये जो डॉट जो है ना, इनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया ना। इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, इसी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सिद्धांत को जो है बेस बनाकर बिग बैंग थ्योरी का जन्म होता है। इसी के आधार पर बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसकी व्याख्या जो है 1960 के दशक में प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज लेमंतर के द्वारा की गई थी। इसलिए इन्हें जो है महाविस्फोटक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। देखिए, डिटेल में पढ़ने का मजा ये है कि आपकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, वो साथ साथ कवर होती चली जाएगी। जैसे कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडविन हब्बल ने दिया था 1920 में। क्या होता है, अच्छे से हमने उदाहरण के सहित समझा इसको। बिग बैंग थ्योरी का यही जो है आधार बना था। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम आज के ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक केंद्र में उपस्थित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सिंगुलैरिटी कहते थे इसके लिए। देखिए, ये जो सिंगुलैरिटी है ना, ये ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि हाई गुरुत्वाकर्षण, हाई ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा था। हाई टेम्परेचर था। ठीक है, हाई डेंसिटी थी, दिखाई नहीं देता था, और इस पर विज्ञान के नियम लागू नहीं होते थे। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, याद रखना, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्रांतिक ताप और क्रांतिक घनत्व के कारण इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ, जिसे हम महाविस्फोट कहते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, इस चित्र से ही पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आज के ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक केंद्र में उपस्थित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते थे। इस सिंगुलैरिटी की कुछ विशेषताएं थी, हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, अदृश्यता, विज्ञान के नियम लागू नहीं होते थे। यहाँ पर ये पॉइंट दिया कि विज्ञान के नियम लागू नहीं होते थे। इसका मतलब ये है क्योंकि विज्ञान का जो जन्म हुआ है ना, वो ब्रह्मांड बनने के बाद हुआ है, इसलिए विज्ञान के नियम इस पर लागू नहीं होते थे। इस सिंगुलैरिटी में 13.7 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ। किसके कारण? विस्फोट का कारण क्या था? तो तापमान और घनत्व। ठीक है, जब विस्फोट हुआ तो उससे पहले, सबसे पहले उसमें से क्या निकला? जब कोई चीज फटेगी तो उससे कुछ ना कुछ निकलेगा ना। तो सर्वप्रथम उससे ऊर्जा कण निकले, जो अनंत दूरी तक विस्तृत रूप से फैलते चले गए। ठीक है, समय के कुछ सेकंड में ही यह प्रक्रिया तीव्र गति से, लेकिन कहाँ पर हो रही थी? अंधकार में घटित हो रही थी। ये सब जो हो रहा था ना, वो कहाँ हो रहा था? अंधकार में हो रहा था। ठीक है, इस समय प्रकाश नहीं था, ऊर्जा कण निकले। ठीक, इन ऊर्जा कणों के संलयन से जब ये आपस में मिले, ये कण आपस में मिले तो इनका संलयन हुआ। तो इन ऊर्जा कणों के संलयन से भौतिक तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन भौतिक तत्वों के निर्माण से, ये जो भौतिक तत्व है ना, इनके संलयन से क्या बनता है? परमाणुओं का निर्माण होता है, जैसे कि हाइड्रोजन। ओके,
और हाइड्रोजन के संलयन से प्रकाश ऊर्जा और उच्च तापमान का निर्माण होता है। अब जो है प्रकाश अस्तित्व में आ चुका है। ध्यान से समझते हैं इसको एक बार फिर से। देखिए सिंगुलैरिटी था, सिंगुलैरिटी में कुछ विशेषताएं थी, हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी और अदृश्य थे, विज्ञान के नियम लागू नहीं होते थे। 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्रांतिक तापमान और क्रांतिक घनत्व के कारण इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट जब हुआ तो सर्वप्रथम वहां से ऊर्जा के कण निकले जो अनंत दूरी तक विस्तृत क्षेत्र में जो है समय के कुछ सेकंड में ही फैल गए। यह प्रक्रिया तीव्र गति से और अंधकार में घटित हो रही थी। ठीक है, इस समय प्रकाश नहीं था। जब ऊर्जा कण निकले तो ऊर्जा कणों के संलयन से क्या हुआ, भौतिक तत्वों का निर्माण हुआ और भौतिक तत्वों के संलयन से हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन के संलयन से प्रकाश ऊर्जा और उच्च तापमान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा तथा उच्च तापमान के केंद्र जो थे उसको हमने तारा कहा। ठीक है, अब प्रकाश भी आ गया, तारे का भी निर्माण हो चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आपको समझ में आएगा ये बहुत अच्छे से। और ठीक है, अब देखिए तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। तो जब तारे का निर्माण हो गया तो विभिन्न प्रकार के तारे आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं और इन तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं आकाशगंगा के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में। पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अनंत ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में पाई जाने वाली आकाशगंगाएं तारों का समूह है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, आकाशगंगा क्या है, तारों का समूह है आकाशगंगा। ठीक है, ऊपर हमने अभी देखा था, अर्थात तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। अगर कोई पूछे आकाशगंगा क्या होता है तो तारों का समूह जो है वो आकाशगंगा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, हमारे ब्रह्मांड में मूलतः 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। जो आकाशगंगाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 आता है दीर्घवृत्तीय। ठीक है, दीर्घवृत्त जिस तरीके से बनता है उस तरीके से ऐसे करके ये इस तरीके की जो आकाशगंगा होगी वो आपकी दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा कहलाएगी। ठीक, दूसरा आता है सर्पिलाकार। ओके, सांप के आकार का। ओके, जैसे कि ये घुंडी टाइप की जो बनती चली जाती है, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार आकाशगंगा होगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका अनियमित या आकारिकीय, जिसका कोई आकार निश्चित ना हो उसको हम अनियमित कहते हैं। अब इनमें से जो हमारी आकाशगंगा है वो कैसी है, सर्पिलाकार है, डिस्क की भांति है, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या दुग्ध मेलका, मिल्की वे। इसमें उपस्थित करोड़ों तारा तंत्रों में से एक है हमारा तारा तंत्र। इसमें बहुत सारे तारा तंत्र हैं, जिसमें से एक है हमारा सौर तंत्र। यह लगभग 25 करोड़ वर्षों में अपनी आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमण करता है। ओके, हमारा सौर तंत्र है। ठीक है, सौर तंत्र में कौन कौन है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं। ओके, और कुछ उपग्रह भी हैं। ये पूरा क्या है, सौर तंत्र है। ये सौर तंत्र क्या करता है, हमारी आकाशगंगा में चक्कर लगा रहा है। आकाशगंगा का जो केंद्र है उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये अगर आकाशगंगा है, ये इसका केंद्र है, तो ये हमारा जो सौर मंडल है, ये सौर तंत्र है, वो इसके केंद्र के चक्कर लगा रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊर्जा तथा प्रकाश निहित होती है उसे हम तारा कहते हैं। ऊपर हमने बात करी थी तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। तारों में ऊर्जा एवं प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। ठीक है, जो तारे चमकते हैं ये प्रकाश हमको दिखाई देता है रात्रि में, आप देखते होंगे। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, इसमें जो सब ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण हो रहा है। आपको इसमें याद रखना है, नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का बनना। ठीक है, अब बात करते हैं सौर तंत्र के बारे में।
तो देखिए हमारे सौर तंत्र में एक केंद्रीय तारा के अतिरिक्त, जिसको हम सूर्य कहते हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं हम सूर्य की संरचना के बारे में। देखिए हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है जिसकी संरचना 4 संकेंद्रीय मेखलाओं के रूप में है। पहला आ जाता है कोर, दूसरा दूसरा फोटोस्फीयर, तीसरा क्रोमोस्फीयर और चौथा कोरोना। इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप चित्र में देख लीजिए। देखिए कोर ये एकदम सेंटर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका फोटोस्फीयर, फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर और फिर सबसे लास्ट में कोरोना। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हासिल कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। कोर यह सूर्य का केंद्रीय भाग है, जैसे कि हमें चित्र में दिख रहा होगा, केंद्रीय भाग है जहां नाभिकीय संलयन से प्राप्त हीलियम का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ कुछ मात्रा में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया भी चल रही होती है। देखिए नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का बनना और नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का टूटना। दूसरा जाता है फोटोस्फीयर। यह सूर्य की सर्वाधिक चमकीली मेखला है, सबसे ज्यादा चमकती है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपादित होती है, ठीक है, जिसके कारण उच्च मात्रा में सौर ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर नाभिकीय संलयन के क्रम में हीलियम परमाणुओं के निर्माण से युक्त क्षेत्र काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन स्पॉट, ओके, सन स्पॉट सूर्य की कौन सी मेखला में पाए जाते हैं। सन स्पॉट सूर्य की कौन सी मेखला में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है फोटोस्फीयर में ये सन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोस्फीयर के बारे में। क्रोमो का अर्थ होता है कलर अर्थात रंग मंडल। यह प्रकाश मंडल के बाहर की मेखला है, आपको चित्र में हम दिखा चुके हैं ऊपर, जिसकी प्रतीति हमें भोर एवं संध्या काल में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय होती है। यह हमें रक्त लाल रंग के रूप में नजर आता है। देखिएंगे आप, जब सूर्य का उदय होता है, ठीक है, या अस्त होता है, तो ये हमें रेड रेड दिखाई देता है, लाल लाल दिखाई देता है उदय और अस्त के समय। तो वो किसके कारण होता है, क्रोमोस्फीयर के कारण। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना के बारे में। तो यह सूर्य की सर्वाधिक बाहरी मेखला है, अभी हमने चित्र में देखा था, जहां से सौर ऊर्जा चार्ज्ड आयन पार्टिकल के रूप में निरंतर सौर आंधियों की भांति मुक्त होती रहती है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, चार्ज आयन पार्टिकल जो है निकलते रहते हैं। यहाँ पर तापमान लगभग 5857 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसको सही से लिखते हैं, 5857 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अपने ऊर्जा के समान मान में नहीं रहता, बल्कि कभी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे वृद्धिमान कहते हैं, तो कभी सापेक्षिक रूप से निम्न ऊर्जा मुक्त होती है जिसे ह्रासमान कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से जो है सूर्य की जो ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो रही है तो उसको वृद्धिमान कहेंगे, ठीक है, और अगर कम एनर्जी प्राप्त हो रही है तो उसको ह्रासमान कहेंगे। एक एवरेज टेम्परेचर हमने इतना मान लिया, अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो वृद्धिमान हो गया, और कम हो रहा है तो इसको ह्रासमान कहेंगे। सूर्य से मुक्त ऊर्जा पृथ्वी को सौरिक विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। यह शॉर्ट वेव रेडिएशन लघु तरंगीय विकिरण के रूप में पाई जाती है, जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, देखिए ये सन है आपका, ठीक है, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आउटर सरफेस मान ली हमने, पृथ्वी सतह है, ओके, ये सन हो गया। तो यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो कैसे निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल रही है। यह शॉर्ट वेव की तरह आती है, शॉर्ट
वेव के रूप में या रेडिएशन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी सतह को पहुँचने में इसको कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है इसको आने में। कहीं कहीं पे 16 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो आप 8 मिनट रखना ही याद, तो 20 सेकंड या 16 सेकंड भी हो सकता है। अब एक टर्म आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको हम कहते हैं इंसोलेशन, सूर्य तप। इंसोलेशन क्या होता है, तो सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा की मात्रा को हम सूर्य तप कहते हैं। देखिए, इंसोलेशन जो वर्ड है ना, वो 3 शब्दों से बनकर बना है, इन, सो और रेशन। देखिए, इनकमिंग सोलर और रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यहाँ से IN उठा लिया, यहाँ से SOL उठा लिया, और यहाँ से ATION उठा लिया। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बन गया आपका, इंसोलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू इंसोलेशन। ठीक है, ये हो गया इंसुलेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है उसके बारे में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत हमने पढ़ा था विद एग्जाम्पल, गुब्बारे वाले से हमने इसको समझा था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को हमने डिटेल में पढ़ा था, कैसे कैसे ये कहानी आगे बढ़ी, कैसे प्रकाश आया, कैसे समय की उत्पत्ति हुई। आकाश गंगा क्या होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आकाश गंगा के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा क्या है वो भी देख ली, तारे, इनकी विशेषताएं, सौर तंत्र क्या क्या होता है, सूर्य की संरचना को हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं। अब सूर्य को इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोर क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, कोरोना क्या होता है, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, इन सबको हम बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंसुलेशन था, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे ग्रह तंत्र के बारे में। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब हम पढ़ेंगे ग्रह तंत्र में लेक्चर नंबर 4 में। ओके, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर हम बात करेंगे ग्रह तंत्र के बारे में। थैंक यू।